Feel confident with only today. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। ये है पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड वार 1 द ग्रेट वॉर। तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, इसमें वहाँ से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, आपको फिल्म टाइप में तो समझ में आ रहा होगा ना, जिस टाइप से फिल्म चलती है वैसे ही आपको रिमेंबर हो जाएंगी ये चीज़ें। तो इसको बाद में एक बार या तो ये वीडियो देख लेना, या जो नोट्स आप बना रहे हो उसको एक बार दोहरा लेना। ठीक है, तो उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएगा। तो चलो फिर जहाँ पे हमने मैप पे ख़त्म किया था ना पिछली बार, तो वहीं से शुरू करते हैं फिर। देखो भाई, एक बार फिर से ये मैप मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस मैप से ही तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, अदरवाइज़ तो तुम थोड़ा सा मिस कर दोगे ना। मैप से ये समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा था। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था कि यहाँ जर्मनी का साथ इटली ने नहीं दिया। उसने कहा मैंने लड़ाई करने के लिए थोड़ी पैसे दिए थे। अब उसके बाद क्या होता है, अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कि सर एक बात बताओ कि ये जो टर्की था, टर्की का क्या दिक्कत है रशिया के साथ? मान लो जर्मनी ने रशिया को हराया, तो टर्की ने क्यों फिर उस पर आक्रमण किया? वो क्यों खुश था? वो इसलिए खुश था मेरे दोस्तों, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे काला सागर, ब्लैक सी, इसको बोलते हैं ब्लैक सी। यहाँ पे रशिया का सी रूट है, यहाँ पर रशिया का सी रूट है, यहाँ से इसके शिप जाते हैं, यानी बहुत सारा व्यापार यहाँ से इसका होता है। और ये जो ट्रेंच है, ये जो जगह है, ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आती है? टर्की के में। ये टर्की के में, तो ये हमेशा यहाँ 3-5 करते हैं। ये कभी जाने देते हैं, कभी नहीं, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ। तो यहाँ ब्लैक सी में होके इसका रास्ता है शिप्स का, तो इसलिए टर्की हमेशा इसके साथ टसन में रहता है। और यही कारण है कि इनके बहुत पुराने टाइम से मतभेद है, इसीलिए इनमें लड़ाई होती है। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखो, अब मैंने एक चीज बोली थी कि इंपीरियलिज्म, ध्यान देना, अब इंपीरियलिज्म का बहुत बड़ा रोल था। ये तो भूखे थे इंपीरियलिज्म के, ये और जर्मनी, तो इनको तो कॉलोनी बनाने में बहुत मजा आता था कि कहीं भी मिले बस कॉलोनी बना दो। तो अब इन्होंने क्या सोचा, इसको जब बेल्जियम ने शिकायत करी, ब्रिटेन ने जर्मनी को हराया, तो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने क्या सोचा कि अब ऐसा है, इसका बहुत हो लिया, अब यहाँ तो हरा ही दिया है हमने, अब ऐसा करते हैं, इसकी कहानी खत्म करते हैं। यानी यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में, कौन से में? अफ्रीका में ऐसा करते हैं, अफ्रीका में जर्मनी की जितनी बारी कॉलोनी है सब पे अटैक करो और सबको अपने अंडर करो, बहुत हुआ, इसका खेल खत्म करो। इन्होंने ये चीज यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अफ्रीका में जितनी कॉलोनीज थी जर्मनी की, सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसका फायदा किसने उठाया माय डियर? एक देश हुआ करता है यहाँ, ब्रिटेन से ऊपर होके ऐसे से जाएंगे, रशिया के उस तरफ आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है जापान। जापान का ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट था, उसने बोला था कि भाई आप जो भी करोगे हम उसमें साथ देंगे। तो जापान ने इसका फायदा उठाया और जापान ने क्या किया, उसने देखा कि जर्मनी को इन लोगों ने तो हरा ही दिया है, ये इनकी कॉलोनीज पे यहाँ कब्जा कर रहे हैं। तो जापान ने चाइना में जितनी भी जर्मनी की कॉलोनीज थी उन सब पे अटैक कर दिया। जापान फायदा उठा गया, जापान ने चाइना में जितनी जर्मन कॉलोनीज थी उन सब पे अटैक कर दिया और उनको अपने अंडर ले लिया। अब बताओ आप क्या सोचेगा कोई देश? अब कोई देश क्या सोचेगा जो बहुत पावरफुल हो, एक जगह हार के और इतनी सारी बेइज्जती हो जाए, यहां से भी कॉलोनी गई, वहां से भी कॉलोनी गई, बस। अब उसने क्या सोचा कि देखो, जब पूरी तरह से ब्रिटेन और जापान और ये फ्रांस वगैरह ये सब ग्रुप में आ गए, तो जर्मनी का क्या हुआ, जर्मनी को ऐसा लगना होगा भाई बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई यार, मतलब बेइज्जती की भी कोई सीमा होती है, अब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो उसने क्या करा, इस जर्मनी ने क्या करा, यहाँ से इस पे ब्रिटेन पे कौन सा अटैक कर दिया? नेवल अटैक। कौन सा अटैक? नेवल अटैक। देखो फिल्म बनती जा रही है, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ध्यान रखना। इसने इन पे नेवल अटैक करा नेवी से, और इनको मतलब एक तरह से तबाह कर दिया। कैसे? क्योंकि आपको बता दूं, मैंने बताया था ना अभी, लोहे लंगड़ के चक्कर में जो लोहे मैन्युफैक्चरिंग इनका जो सिस्टम था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया हुआ था जर्मनी में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जर्मनी में था। तो इतने सारे वारशिप्स
सबमरीन्स और शिप वगैरह इतने सारे बन गए थे कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नेवल अटैक किया ब्रिटेन के ऊपर। और डेली इनके 10 या 12 जो शिप होते थे, जो नेवल शिप होते थे, उनको सबमरीन्स के थ्रू, सबमरीन मतलब जो पनडुब्बियां होती हैं, उन पनडुब्बियों के थ्रू लगभग 10 या 12 इनके शिप को डेली शूट डाउन कर देते थे, डेली। इतना भयानक नुकसान इनको पहुंचाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जब सब काम कर रहे थे ना, ये मजाक मस्ती में करने लग गए। इन्होंने कहा अब इनको पूरी तरह से बर्बाद तो कर ही रहे हैं, तो फिर हर तरफ से करो। हर तरफ से बर्बाद करने का मतलब है कि इन्होंने फिर जो छोटी मोटी, यानी जो वारशिप थी उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो ठीक बात थी, वो युद्ध का हिस्सा थी। इन्होंने क्या करा, अब कोई भी नाव आ रही है, कोई भी छोटी मोटी नाव आ रही है, सबमरीन से उस पर फायर कर दिया और वो बर्बाद कर दी। इस तरीके से करने लग गई है। तो उसमें क्या हुआ, इन पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गलती क्या थी, वो इनकी गलती क्या थी दोस्तों, वो गलती थी कि इन्होंने एक क्रूज शिप को निशाना बना दिया। एक क्रूज शिप जिस पर तुमने देखा होगा लोग यात्रा करते हैं, जिस पर होटल वोटल भी होते हैं, जिसमें अंदर तो इसमें लगभग 1200 लोग थे। इन्होंने क्या करा, सबमरीन से इस पर अटैक कर दिया और इसको नष्ट कर दिया। यानी जो लोग यहाँ छुट्टी मना रहे थे, जो मौज मस्ती कर रहे थे, उनको परमानेंट छुट्टी दे दी कि निकलो यहाँ से। समझ गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको हैरान कर देगी। बताना जरा, इसमें ये जो क्रूज शिप था, इसमें 1200 लोग जो थे, जो छुट्टियां मना रहे थे, वो कहाँ के थे भाई? छुट्टियां तो वही मनाएगा जिस पर पैसा होगा। तो वो लोग कहाँ के थे? वो लोग अमेरिका के थे। वो लोग कहाँ के थे? वो कौन थे? अमेरिकन्स। बस यही गलती हो गई जर्मनी पे, यही गलती होगी जर्मनी पे। गलती से एक शिप उड़ा दिया जिसमें 1200 के आसपास लोग अमेरिका के थे। बस फिर क्या है, आप समझ लो, ट्रंप जैसे बहुत लोग हैं अमेरिका में, तो अमेरिका सनक गया बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने कहा भाई अब देखो, ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा बस कि तुमने पंगा गलत आदमी से ले लिया है। तुमने क्या करा है? गलत आदमी से पंगा ले लिया है। बस फिर क्या था, अमेरिका लड़ाई में पूरी तरीके से एंट्री कर गया। देखो इस तरफ पड़ता है अमेरिका, बिल्कुल इस तरफ। अमेरिका क्या हुआ, अब पूरी तरीके से लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया। समझ लो। अब इसके बाद आप समझ लो क्या हो गया, जादू हो गया। कैसे जादू कैसे हो गया दोस्तों? जादू ऐसे हो गया कि अब आप एक चीज इमेजिन करो कि इस घटना के बाद यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, ओ माय गॉड, क्या हुआ? ये इन सब का एक ग्रुप बन गया। मतलब एक तरह से अगर आप हिंदी में समझें तो मुंबई इंडियंस की टीम बन गई। सारे धुरंधर एक ही ग्रुप में, सारे धुरंधर। ये कौन थे? ये अलाइड पावर्स बन गई। अब क्या हुआ, ये जो कंट्री थी जर्मनी, इस पर दनादन देखो, यूएसए यहां से, जापान यहां से, फ्रांस यहां से, रशिया यहां से, ब्रिटेन यहां से, धड़ाधड़ अटैक होने लगे, दनादन, दिन रात, सुबह शाम अटैक। समझ गए। अब क्या हुआ कि भाई उस समय पर रशिया में भी रिवॉल्यूशंस आ गए थे, रशिया में भी क्रांति आ रही थी हथियारों में, और सोशल क्रांति, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी आया था रशिया में। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, आप एक बंदे को जानते होंगे, वो गांधी टाइप था, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, उसका शासन आ गया था रशिया में उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इस पर अटैक कर रहे थे। ठीक है, लेनिन को ही एक जरिया भी माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार को खत्म करने का। बताऊंगा अभी कैसे। तो यहाँ पे किसका शासन आ गया? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इसका राज्य आ गया, इसकी सरकार आ गई रशिया में। अब इस पे धनाधन अटैक हो रहे थे। अब किसी आदमी पे आप चारों तरफ से अटैक करोगे तो क्या होगा? मरेगा ही वो, तो बस मरेगा। उसको पता चल गया कि ये जो धोखेबाज है इटली, इसने तो धोखा दे दिया, इसने तो इसका साथ दिया नहीं, भाग गया। ऊपर से ब्रिटेन को सपोर्ट और कर दिया। ये ऐसे ही करते हैं अंग्रेज, ऊपर से ब्रिटेन को सपोर्ट और कर दिया, इसको अकेला छोड़ गया। अब इस पे सब तरफ से अटैक हो रहे थे भाई, इसने कह दिया, अब कमजोर पड़ गए। समझ गए? ये कमजोर पड़ गए तो इन्होंने, और लेकिन जो लेनिन था वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल यकीन नहीं करता था, ये उदारवादी शासक था, मतलब गांधी जी टाइप था। तो इसने क्या करा, इसने कहा यार ये बहुत कैओस चल रहा है, यानी बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, युद्ध बुद्ध पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसने क्या करा, एक संधि कर ली जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ एक संधि कर ली, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, और उसने कहा कि भाई अब इधर से लड़ाई बंद कर दो, हमारी तरफ से लड़ाई बंद कर दो। तो जर्मनी ने क्या किया, 11 नवंबर, अब ये आपको पहला पेज याद आ रहा होगा, 11 नवंबर 1918 इसको सीज फायर घोषित कर दिया। समझ गए भाई?
11 नवंबर 1918 को क्या हुआ, सीज फायर घोषित हो गया जर्मनी की तरफ से, यानी युद्ध को बंद कर दिया जाए, हमने हार मान ली है। तो कौन से ग्रुप ने हार मान ली, मतलब कौन सा ग्रुप बता दिया गया कि हार गया है? जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, दो ग्रुप बने थे, एक अलाइड पावर्स, ये अलाइड पावर्स है माय डियर, ध्यान से देख लो। एक था सेंट्रल पावर। तो जो सेंट्रल पावर वाला ग्रुप था उसको डिफीटेड घोषित कर दिया गया, हारा हुआ घोषित कर दिया गया सेंट्रल पावर वाले ग्रुप को, जिसमें कौन थे, जर्मनी था, इटली थी, हंगरी, ऑस्ट्रिया थे, ये वाले ग्रुप थे, समझ गए। इनको हारा हुआ घोषित कर दिया। अब क्या हुआ था, अब एक चीज आपने ध्यान दी, वर्ल्ड वार हो गया। मैंने पहले बताया भी था कि 1.25 लाख यानी लगभग 75,000 लोग हमारे मरे इस युद्ध में, लेकिन फिर भी उनका कहीं जिक्र नहीं है। आप फॉरेन राइटर की किताब उठा लो, अपने इंडियन राइटर की उठा लो, कभी भी उसका कहीं जिक्र नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया है, जिक्र क्यों नहीं है उसका? क्योंकि जिक्र करना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सच में इस टॉपिक को पढ़ने का अब हमको सार मिल गया। क्या चीज बता रहा हूं, देखो हमारे कितने सैनिक मर गए, 75,000 सैनिक मर गए। उससे पहले एक ट्रीटी हुई, जो सेंट्रल जो पावर थी उसको जब हारा हुआ घोषित कर दिया, तो उनके बीच में वर्सलीज ट्रीटी, जिसको बरसाए की संधि भी कहते हैं, ये एक ट्रीटी हुई, वर्सलीज ट्रीटी। ये एक जगह है एक्चुअली, वर्सलीज फ्रांस में है, फ्रांस में एक जगह है वर्सलीज। यहाँ पे लोग बैठे, कौन, अलाइड पावर्स के सारे लोग बैठे, ये जो भी नाम लिखे थे, और ये बैठे जर्मनी। इन लोगों ने साइन किया कि भाई अब हम साइन करते हैं कि जर्मनी हार गया है, अब आगे से हम किसी पे कोई अटैक नहीं करेंगे। ये हाँ, इसकी एक चीज याद कर लो, डेट याद कर लो, इसकी डेट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में डेट याद कर लो इसकी, 28 जून 1919, ये इसकी डेट है, 28 जून 1919। इसको वर्सलीज की ट्रीटी हुई थी, फ्रांस में जगह है वर्सलीज, और अलाइड पावर्स के और सेंट्रल पावर्स के बीच में यानी जर्मनी के बीच में ये साइन हो गए थे कि भाई 28 जून 1919 को इसके बाद अब कोई भी युद्ध हम नहीं करेंगे, किसी पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक। अब बात आती है अपने की, बीइंग एन इंडियन वी शुड नो द फैक्ट्स ऑफ आवर सोल्जर्स। हमारे 75,000 लोग मरे, उसका क्या, उसका तो किसी ने कहीं जिक्र ही नहीं किया। यही तो विडंबना रही है भारत की कि उसका किसी ने कहीं जिक्र ही नहीं किया, और हम लोग फिर भी खुश हैं। देखो, जब एक बहादुरी की बात और बता दूं आपको कि जर्मनी की जो आर्मी थी वो सबसे वेल इक्विप्ड आर्मी थी उस टाइम की। तो जर्मनी की आर्मी से एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इसका नाम याद कर लो, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बैटल ऑफ न्यू चैपल। ये कितने में हुआ था, 1915 में। ठीक है, बैटल ऑफ न्यू चैपल ये 1915 में हुआ था। और इस युद्ध में कौन थे, एक तो इंडियन ट्रूप्स यानी हमारे भारत के धुरंधर, हमारे भारत के वीर सपूत इंडियन ट्रूप्स वर्सेस जर्मन आर्मी। और इस युद्ध में हमारे योद्धाओं ने जर्मनी को हराया नहीं था, बल्कि धूल चटा दी थी। समझ गए? अब समझ लो, जैसे आज के सैनिक है ना, वैसे ही वीर बहादुर वो भी थे। यानी जब बात इज्जत पे आती है और लड़ाई पे आती है तो कभी भी पीठ नहीं दिखाई है। समझ गए? तो धूल चटा दी थी उस वक्त पे, लेकिन फिर भी 75,000 लोग हमारे मारे गए, जिनमें 75,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 लाख सोल्जर मरे थे। 10 लाख सिर्फ सैनिक थे। समझ गए भाई? अब एक चीज बताओ मेरे को, सोच के बताना कि तुम्हें क्या लगता है, ये जो आंदोलन हुए थे, ये सब रेवोल्यूशन हुए थे, ये अपना आदमियों के दिमाग में आ गए? नहीं, यही इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ाया है, इसी की वजह से ये सारे आइडिया आए थे, इसी की वजह से ये जो हुआ है ना वर्ल्ड वार, इसकी वजह से। कैसे? वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो सबसे पहली बात गांधी जी, अब अपने देश की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अब वो खत्म हो गया सिस्टम। गांधी जी इंडिया में एंट्री कर चुके थे। ठीक है, 1915 में जनवरी में इंडिया में एंट्री कर चुके थे। घूमने फिरने के लिए गए थे तो छोटे मोटे मैच खेल रहे थे, जैसे केक वाला मैच। केक का मतलब क्या है? केक का मतलब है चंपारण।
के का मतलब है चंपारण, सी से चंपारण बिहार, यहाँ मजदूरों को उनके हक दिलाए। फिर ए का मतलब है अहमदाबाद, अहमदाबाद, यहाँ मिल वर्कर्स को उनके हक दिलाए। उसके बाद खेड़ा, खेड़ा भी गुजरात में ही एक जगह है, खेड़ा सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह किया। इसमें भी किसानों को उनके अधिकार दिलाए जो अंग्रेज उनसे गलत टैक्स वसूल कर रहे थे। तो ये क्या थे, ये छोटे मोटे मैच थे जो गांधी जी खेल रहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार के दौरान गांधी जी ने सीखा कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, नेशनल हीरो बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब गांधी जी को लोग पसंद करने लग गए थे, उस वक्त पसंद करने लग गए थे। तो उन्होंने क्या करा था कि तब उसके बाद ये चीजें आई, जैसे रॉलेट एक्ट जो आया था। रॉलेट एक्ट जानते हो, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको अलग से कवर करूंगा मैं। मतलब किसी भी आदमी को आप शक के बिना पर ही बंद कर दो, साल 2 साल के लिए भी बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। इसका अपोज किया गांधी जी ने। उसके बाद जलियांवाला बाग भी वर्ल्ड वार के बाद आया, समझ गए। उसके बाद नॉन कॉपरेशन भी, इसका आइडिया भी वर्ल्ड वार 1 के बाद आया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी वर्ल्ड वार 1 के बाद आइडिया आया। यानी रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी हुई थी, जैसे बम धमाके जब करने लग गए थे, क्यों? क्योंकि जर्मनी ने भी हमको समझाया था पीछे पीछे कि ये जो विश्व युद्ध चल रहा था कि भाई सुनो, अभी आपके पास मौका है, ब्रिटिश जो ट्रूप्स हैं वो अभी उनकी लगी पड़ी है, यानी अभी उन पर फुर्सत नहीं है। तो अगर अभी तुम बवाल मचाओगे तो आज़ादी मिल जाएगी। और उसी का कारण था, उस मोटिवेशन का कारण था कि तिलक वगैरह और जो लाल बाल पाल जिनको कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और राजेंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये लोगों ने ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी क्यों करी? इसीलिए कि थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। जब अंग्रेजों को फील हुआ वर्ल्ड वार 1 के बाद कि भाई अब प्रेशर बनने लग गया है, समझ गए, अंग्रेजों को फील हुआ कि अब प्रेशर बनने लग गया है, तो क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमने ये जो 75,000 लोग मरे हैं, अगर इनके लिए कुछ नहीं किया तो ये आर्मी में विद्रोह हो जाएगा, आर्मी में रिवेल हो जाएगा, रिवेल, आपस में ही लड़ जाएंगे लोग, हमारे ऊपर टूट जाएंगे लोग। इसलिए उन्होंने क्या करा, हमने जब प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा देखो भाई, इस युद्ध में हमारा साथ दे दो, इस युद्ध के खत्म होते ही 1-2 साल में तुमको आजादी दे देंगे। अब समझ गए, मतलब उन्होंने लॉलीपॉप दिया और हम लोग मान गए। यही गलती करी बस, जो मॉडरेट नेता थे ना, गांधी जी और ये जो दादा भाई नौरोजी, जो मॉडरेटर थे, वो उनकी यही गलती थी। कोई लॉलीपॉप देता था वो सच मान लेते थे उसको। अंग्रेजों ने जैसे किया उन्होंने मान लिया। जैसे कि आजकल करते नहीं, लड़के लड़कियां कह रहे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये दे दूंगा, 2 दिन बाद पता चलती है कि वो तो ज्यादा पैसे वाला है, वहां निकल गए। तो वही वाला सिस्टम, और उन्होंने लॉलीपॉप दिया, हम मान भी गए, हम मान गए कि ठीक है भाई, बाद में आप हमको आजाद कर देना। ये गलती हुई। फिर क्या हुआ, जब थोड़ा सा हमने प्रेशर बनाया कि आजादी क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने क्या करा, जो 75,000 लोग यहाँ शहीद हुए थे वर्ल्ड वार 1 में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में क्या बना दिया, इंडिया गेट दिल्ली। अब समझ गए भाई इंडिया गेट क्यों बना। अब जिसको ये चीज पता थी कि इंडिया गेट क्यों बना, किसने बनाया, किसकी श्रद्धांजलि के लिए बनाया, वो तो थोड़ा सा प्राउड फील करें अपने ऊपर कि तुम्हें पता था। जिनको नहीं पता था ना, थोड़ा सा तो शर्मिंदा होना, क्योंकि अपने देश की हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि कहीं जिक्र ही नहीं है ना, इतिहास में जिक्र ही नहीं है, इसलिए नहीं पता। समझ गए अब, इसलिए इंडिया गेट का निर्माण हुआ। तो अब समझ गए भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड वार 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से हम कहां पे आ गए, चलते चलते इंडिया गेट पे। क्या अब आपके दिमाग में फिल्म नहीं बनी क्या, स्टोरी नहीं बनी क्या दोस्तों? स्टोरी तो बन गई होगी। आपने जो नोट्स बनाए ना, उसको 1-2 बार ही पढ़ लेना, मैंने जितनी बातें बोली हैं सब याद आ जाएंगी। छोटे बच्चे को भी वर्ल्ड वार 1 आप अब समझा दोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इफ यू लाइक दिस, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब